बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? चलें, 2-3 मिनट तक जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब लोग ठीक होंगे। अपना ख्याल रखिए यार, प्रेजेंट सिचुएशन जो है उसमें अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अच्छा चलें जी, बात स्टार्ट करते हैं हम। हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है ये है शेयर कैपिटल की सीरीज। हमारी बात स्टार्ट हुई थी प्रोस्पेक्टिस से। प्रोस्पेक्टिस से हमने शेयर एप्लीकेशन से अपना सफ़र शुरू किया और वहाँ से देखा हमने कि शेयर कैपिटल की एप्लीकेशन इशू होती है तो शेयर इश्यूज हो जाते हैं, उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। हाँ हाँ, शेयर जो है डिस्काउंट पे भी इशू हो जाते हैं। और इसके बाद ने ये भी देखा था कि शेयर्स जो हैं प्रीमियम पे भी इशू हो जाते हैं। और उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल होता क्या, और बड़ी अच्छी तरह हमने पढ़ लिया था। अब कंपनी, मैंने कहा था शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकती है तो उसके पास ये भी इख्तियार होता है कि वो अपने शेयर कैपिटल को बाय कर लेती है।
अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है। तो इस सेक्शन में जो सेक्शन नंबर है 88, इसमें बताया गया, हमने पढ़ा भी था कि कंपनी जो है अपने शेयर्स को बाय बैक कर लेती है। उसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद एजीएम करवाते हैं, जनरल मीटिंग करवाते हैं। जनरल मीटिंग में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये लोग ना वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद कमीशन की अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये अपने शेयर्स जो है बाय बैक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा मसला है वो क्रेडिटर्स का है। क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट करेंगे। तो इस सेक्शन नंबर 88 ने बता दिया फिक्र ना करो यार क्रेडिटर्स, ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं है। और रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या होता है वो 89 में बताया गया है। जब भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा, आवाज कट रही है मेरी, आवाज का फीडबैक दे दें। आवाज नहीं आ रही, कोई और मुझे जरा फीडबैक दे सकता है आवाज का? वॉइस का इशू है। ठीक है, खालिद 1 मिनट, किसी और से भी पूछने दो। ओके है यार। ठीक है यार, सीक्वेंस ही तोड़ दिया। चलो मैं नेट के पास होके बैठ जाता हूँ और यही कर सकता हूँ। हम्म, अब आवाज क्लियर है खालिद आपको? हो सकता है यार अपना नेट भी काइंडली पहले चेक कर लिया करें। चलिए, हो सकता है कि आपका नेट का भी मसला हो। रीट्रैक कर दिया। हाँ जी खालिद, देखें यार कोई इशू तो नहीं है अब आपको? क्लियर है आवाज? अब होपफुली आवाज क्लियर होगी। कोई एक पर्सन जिसका नेट अच्छा हो। चले, वासिफ जो है ये मैसेज करेगा, ठीक है? वासिफ, ओके की आवाज दो फिर हम चले। अगर मसला होगा ना तो वासिफ मैसेज करेगा, इसका नेट अच्छा लग रहा है। ठीक है, वासिफ आप मैसेज करोगे अगर आवाज का कोई इशू आया, अल्लाह ना करे। तो यार हमने ना पहले भी ये पढ़ा था कि अपने कैपिटल को बाय बैक करने का हरगिज मतलब नहीं है कि कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर लिया। अब आप भी बोलोगे यार ये क्या बातें लगाई हुई हैं तुमने। साफ सी बात है कि कंपनी जब अपना शेयर कैपिटल परचेज करेगी उसका कैपिटल कम नहीं होगा। तो क्या ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं हुआ? नहीं भाई नहीं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कुछ और चीज है और बाय बैक ऑफ शेयर कैपिटल कुछ और चीज है। रिडक्शन होपफुली इंशाल्लाह अगर ये कंक्लूजन हो गई हमारी, ये बायबैक ऑफ शेयर, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, नया कंसेप्ट होगा आपके लिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पे क्रेडिटर्स को तसल्ली दे दी गई कि यार आपके इख्तियारात हम यूज करेंगे, लेकिन सेक्शन नंबर 89 जब इम्पोज होगा ना रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वहां पे क्रेडिटर तुम बोलना। तो लॉ ने यहाँ पे कह दिया कि शेयर कैपिटल को बाय बैक करने का हरगिज मतलब नहीं कि ये जो है रिडक्शन होने जा रही है। फिर प्रीवियस लेक्चर में यार मैंने आपको बताया था कि शेर जो होते हैं ना दो किस्म के होते हैं, वैसे तो तीन किस्म के होते हैं, एक जंगल में भी शेर होता है। हम उसकी बातें नहीं कर रहे, हम बातें कर रहे हैं यार कंपनी के शेयर की। हाँ हाँ, कंपनी के शेयर, ये शेयर्स होते हैं दो किस्म के। एक होते हैं नॉर्मल शेयर्स और एक होते हैं ट्रेजरी शेयर्स। फिर मैंने तुम्हें फर्क भी बताया था पिछले लेक्चर में कि नॉर्मल शेयर्स को अगर बायबैक करती है ना कंपनी तो उनको आग लगा देती है, फाड़ देती है, कुछ भी करके उसको कैंसिल कर देती है। लेकिन ट्रेजरी शेयर्स जो होते हैं ये कंपनी जब परचेज करती है तो अपने पास कुछ पीरियड के लिए रख लेती है कि ये शेयर परचेज हो गए, जिन लोगों का पैसा था उनको दे दिया। लेकिन मार्केट में कुछ अरसे के बाद ये री इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले अंडरस्टैंडिंग दे दी थी।
फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक स्टैट्यूटरी कंपनी जो एसईसीपी है उसका तो काम ही यही है, रेगुलेशन बताना, लोगों को समझाना कि आप कैसे बायबैक कर सकते हो। तो उसने सेक्शन नंबर 51 की पार यूज करते हुए उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की सेक्शन नंबर 88 को। तो ये जो रूल्स हैं अप्लाई होते हैं लिस्टेड कंपनीज के ऊपर ओनली, ठीक है। ये बायबैक के रूल्स यार अप्लाई होंगे लिस्टेड कंपनीज पे। हाँ, अगर दूसरी कंपनीज को अपना बायबैक करना है तो वो सेक्शन नंबर 88 के मुताबिक अपना बायबैक कर लेंगे और वो तरीकेकार को अपना लेंगे जो उनकी बोर्ड रेजोल्यूशन और कंपनी मीटिंग में अनाउंस हुआ, और आपस में मुत्तफिक होंगे तो उस तरीकेकार पे चलते हुए वो कमीशन कमीशन की अप्रूवल लेंगे और बायबैक कर लेंगे। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए एक खास तरीकेकार उन्होंने बता दिया कि लिस्टेड कंपनी जब भी जो है बायबैक करेगी तो उसके लिए खास तरीकेकार है। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी देखेगी, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था कि एलिजिबिलिटी को देखने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स, यानी कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को खरीदने लगी है वापस अवाम से, ठीक है। तो यार पुरानी डिस्कशन में मैंने आपको ये भी बता दिया था, होपफुली यहाँ पे काफी डायग्राम्स बनी होंगी, मैंने तुम्हें समझा दिया था क्या वजह है परचेज करने की। तो ठीक है, अब चलते हैं एक सीक्वेंस से। एलिजिबिलिटी फॉर परचेज हमने ये पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनी जो है ना अपने शेयर कभी भी परचेज नहीं करेगी जब तक ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। उसको 3 साल का अरसा ना हो जाए स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद उस वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर हो। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स की अप्रूवल हो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। उसके बाद बोर्ड है वो अंडरटेकिंग करें कि कंपनी जो है ना पर शेयर कैपिटल परचेज करने के बाद भी लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ था टाइम 12 महीने तक इतना पैसा मौजूद है कि हमारी अदर लाइबिलिटीज भी पे हो सकती हैं। इसके बाद ये कंपनी जो शेयर परचेज करती है इसको परचेजिंग कंपनी कह देते हैं। वो कहते हैं ये कभी भी इसने किसी पेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो। उसके बाद कहते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना परचेजिंग कंपनी के वो परचेज रिकमेंड नहीं करेंगे अगर वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग चल रही हो या कोई प्रोसीडिंग चल रही हो मर्जर की, या कोई ऐसी अरेंजमेंट हो रही हो, या पब्लिक ऑफर फॉर द एक्विजिशन ऑफ परचेजिंग कंपनी अंडर सिक्योरिटीज एक्ट अनाउंस हो गई हो। तो आप लोग ये जो है ना सीक्वेंस बाय बैक का नहीं चलाएंगे। फिर उसके बाद ये सारा करवा दिया था। प्रोसीजर फॉर परचेज हमने ये पढ़ना है। अब यार परचेज के दो तरीकाकार होंगे। क्या पब्लिक कंपनी जब अनाउंस कर देगी लिस्टेड कंपनी कि मैंने बायबैक ऑफ शेयर करने हैं, सारे शेयर होल्डर उठ के अपने हाथों में शेयर्स उठा के उसके सामने आगे खड़े हो जाएंगे, लो जी शेयर पकड़ो और पैसे दो। तो उसका लॉ ने हमें तरीका आज समझाना है कि अगर आपके पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं ना तो उनको बायबैक कैसे किया जाएगा। प्रोसीजर फॉर परचेज होपफुली ये भी पढ़ लिया हमने कि चलो ये दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि ना आगे सफ़र हमारा आसान हो जाए। इसको ज़रा मैं साफ कर लूँ और यहाँ से ऑनवर्ड हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। Procedure for purchase. General meeting in which the special resolution is to be passed shall be held not later than 30 days of the date of meeting of board of directors. कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, कंपनी एक जनरल रेजोल्यूशन रखेगी जो स्पेशल जनरल मीटिंग करेगी जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए होगी। उन्होंने कहा ये मीटिंग 30 दिन के अंदर अंदर करनी है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि हम बाय बैक करना चाहते हैं। परचेजिंग कंपनी शैल मेक पब्लिक अनाउंसमेंट। परचेजिंग कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी, वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी सिक्योरिटीज एक्ट के थ्रू, जैसा कि सिक्योरिटीज एक्ट में बोला गया है पब्लिक अनाउंसमेंट करने का।
विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के 2 दिन के बाद विद इन 2 डेज के अंदर वो पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग कंपनी शेल बिफोर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ना परचेजिंग कंपनी के, वो इस अनाउंसमेंट करने से पहले किसी पर्सन को ऑथोराइज कर देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने परचेज को डील नहीं करना क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो यार खुद कंपनी के मेंबर होंगे, तो हो सकता है उन्होंने भी शेयर बेचने हो, तो कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ जाए। तो उन्होंने कहा जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये प्रोसेस नहीं करवाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी जगह पे किसी पर्सन को ऑथोराइज कर देंगे जो कि मैनेजर, एज अ मैनेजर काम करेगा। किस काम को मैनेज करने के लिए? परचेज के काम को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, और लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए वो मैनेजर काम करेगा। अच्छा, कायनात जावेद ने हैंड रेस किया, वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा यार? अगर कोई क्वेश्चन है कायनात तो आपने ना टाइप करना है, ठीक है? एक वक्त आएगा मैं उसके इंशाल्लाह जो है ना जवाब दूंगा आपको। ठीक है, एक मिनट, मिस्टेक। ओके, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यार अपनी जगह किसी पर्सन को ऑथोराइज करेंगे ताकि वो परचेज के प्रोसेस को कंप्लीट करे। फिर परचेजिंग कंपनी क्या करेगी? विद इन 5 डेज अनाउंसमेंट के डिस्पैच करेगी रजिस्टर्ड मेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ऑफर लेटर जो कि स्केड्यूल 1 में गिवन है, फिर स्केड्यूल 2 में जो चीज़ें हैं पब्लिक अनाउंसमेंट इस फॉर्मेट पे करनी है वो देगी, और टेंडर ऑफर देगी। टेंडर ऑफर का मतलब कि आपको टेंडर ऑफर कर रही है। इसका मतलब है यार कंपनी आपको ऑफर नहीं कर रही, कंपनी आपको कर रही है इनविटेशन फॉर ऑफर। देखो दोनों चीजों में फर्क है। अब पब्लिक कंपनी ने अनाउंस कर दिया ना, लिस्टेड कंपनी ने, कि आ जाए भाई जिसने शेयर बेचने हैं बेच दे हमें। इसका मतलब ये नहीं होगा कि कल कल को कोई शेयर होल्डर बनाते हैं यहाँ पे सीक्वेंस, कल कल को ये सूटेड बूटेड शेयर होल्डर अपने हाथों में पकड़ के एक बैग ले आया और इसमें कहा कि आपने अखबार में ऐड दिया था कि आ जाएं भाई शेयर बेच दें अपने, तो ये मैं सारा बैग लेके आ गया हूँ। भाई यहाँ पे ना एक तुमने बात याद करनी है, लिस्टेड कंपनी जब भी ये ऐड देती है ये होती है इनविटेशन फॉर ऑफर, इनविटेशन ऑफ ऑफर, कि भाई आप आए और आप हमें ऑफर करें। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हुए तो हम फिर उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ओके। ऑफर क्या होती है? एक पर्सन इन जो है ऑफर कर रहा है कि भाई बस ये आपको ऑफर की है तो उससे एक्सेप्टेंस लेनी होती है। फिर यहाँ पे कंपनी जब भी अनाउंसमेंट होती है ये ऑफर नहीं होती, ये होती है इनविटेशन टू ऑफर। बेस्ट एग्जांपल जॉब वाली यार, कंपनी एड देती है कि भाई जिसका एसीएम में क्वालिफाइड है ना उसको हमें सीएफओ लगवाना है। जो बंदा इंटरेस्टेड है हमें सीवी भेजे, इसका मतलब जो बंदा एसीएम में है तो वो हमें सीवी भेज दे। मैं तो फटाफट सीवी फिल करूंगा और भेज दूंगा। अब उन्होंने मुझे नहीं रखा तो मैं क्या लड़ाई करूंगा वहां पे? भाई वो जो एड आया था ना वो था इनविटेशन, कि आप आए अपनी सीवी हमें ऑफर करें, अगर में पसंद हुई तो हम रख लेंगे, नहीं तो आप जहां बैठे हैं वहां तो बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इसी तरह जब पब्लिक अनाउंसमेंट होती, याद रखना ये इनविटेशन ऑफ ऑफर है। ये पब्लिक को जो होती है, पब्लिक उसको बता दिया जाता है कि ये जो लिस्टेड कंपनी जिसके आपने शेयर परचेज किए हुए हैं ये कह रही है आ जाएं मुझे ऑफर करें आके, तो मैं आपके शेयर परचेज करूंगी। ठीक है। तो ये भाई
याद रखना, नेक्स्ट भी आपको समझ आएगी इसकी। फिर ऑथोराइज पर्सन, उन्होंने बताया कि जब परचेज कंप्लीट हो जाएगी उसके विद इन 15 डेज रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट इसके शेड्यूल 4 में दी है वो बना के भेजेगा। अब परचेज प्रोसीजर फॉर टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर क्या होती है? टेंडर ऑफर में शेयर हम टेंडर करेंगे। लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, दोबारा एक एग्जांपल सुनो। जैसे ये एक लिस्टेड कंपनी है PSL, ये एक लिस्टेड कंपनी है। अब इस कंपनी के पास शेयर्स ज्यादा थे, इसने अनाउंस किया पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, तो क्यों ना जो शेयर्स हैं उनको बायबैक कर लिया जाए। इस कंपनी ने क्या करना है, लॉ कहता है भाई तुमने अकाउंट खोलना है CDC में। अगर तुम्हारा अकाउंट नहीं है, कंपनी को कह दिया गया, कंपनी अकाउंट खोलेगी CDC में, सेंट्रल डिपॉजिटरी में अकाउंट खोलेगी। उसके बाद देयर आफ्टर कंपनी एक बैंक में अकाउंट खोलेगी। ठीक है, कंपनी खोलेगी बैंक में अकाउंट। ये है अवाम। अब लॉ कहता है इस अवाम से तुमने शेयर्स को बाय बैक करना है। क्या सारी अवाम कंपनी के दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाएगी? नहीं यार। ऑफर मस्ट बी थ्रू टेंडर। टेंडर का मतलब ये सरेंडर कर देंगे अपने शेयर्स को, सॉरी, ये ऑफर कर देंगे अपने शेयर्स को, ये जितनी भी अवाम मैंने बना दी। अब तरीकाकार क्या होगा, पहले कंपनी को समझाया लॉ ने कि तुम क्या करो, एक CDC में अकाउंट खुलवाओ और एक खुलवाओ बैंक में अकाउंट। फिर लॉ कहता है तुमने डिसाइड कर लिया था, कंपनी तुमने अनाउंस कर दिया था कि हमने लेट सपोज 50,000 शेयर्स को ना बाय बैक करना है। ओके, तो कंपनी को कह दिया जाता है आप 50,000 के एवज ना इस बैंक अकाउंट में 25% पैसा डाल दें। ठीक है, तो 25% पैसा कंपनी डाल देगी इस बैंक अकाउंट में। फिर कंपनी जो है अनाउंसमेंट की होती है कि फलां तारीख तक आप अपने शेयर्स अवाम को कहती है CDC में जमा करवा दें। अवाम जितने भी शेयर्स होते हैं जिसने बेचने होते हैं वो CDC में शेयर्स को जमा करवा देते हैं। फिर कंपनी को लॉ कहता है जिस दिन परचेज क्लोज होनी है उससे 2 दिन पहले बाकी का भी पैसा बैंक अकाउंट में जमा करवा देना। इसको कहते हैं टेंडर ऑफर सिस्टम, कि लोगों ने अपने शेयर CDC में जमा करवाने शुरू कर दिए। ये लो भाई, हमें पैसे निकलवा के दे देना। ठीक है, लोगों ने भी CDC में अपने अकाउंट ओपन करवाए और उन शेयर्स को सबमिट करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, अब सुनो। Purchase procedure for tender offer. Where purchase is made through a tender offer to the shareholder, the following procedure shall be applied in addition to the procedure provided in the regulation 4। कहता है जी ऊपर जो रेगुलेशन में बताई है ना कि परचेज ऑफिसर आएगा, वो सारा काम करेगा, इनके अलावा अब तुम बातें सुनो। Purchasing company shall before making public announcement shall open a escrow account with the schedule bank। देखा ना यार, वही बात हुई ना सच्ची मुच्ची जो मैंने तुम्हें बताई थी कि वो क्या करेगी, एक बैंक अकाउंट खोलेगी स्केजुअल बैंक में। किसी छोटे से बैंक में नहीं ओपन करवाना, बड़े बैंक की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा परचेजिंग कंपनी शैल ऑल टाइम ड्यूरिंग द परचेज पीरियड मेंटेन अ डिपॉजिट इक्विवेलेंट टू 25%, equivalent to 25% of the consideration payable in escrow account। कहता है जी जो परचेजिंग कंपनी है ना वो तमाम टाइम इस बैंक अकाउंट में 25%, जितने भी शेयर्स परचेज करने हुए उनके एंगेज 25% पैसा मेंटेन रखेगी। उसके बाद उसने क्या कहा, बाकी का पैसा कब डालना है इस अकाउंट में, रिमेनिंग अमाउंट उसने कहा जी जब आप 3 वर्किंग डेज पहले, जब परचेज पीरियड क्लोज होगा ना, लेटर में लिखा होगा जी 15 दिन पहले या 30 दिन पहले जल्दी जल्दी अपने शेयर जमा करवा दें, उस तरीक से कहता है जी 3 दिन पहले बाकी का पैसा कंपनी ने इस अकाउंट में डाल देना है। फिर वो कहता है परचेजिंग कंपनी फिर क्या करेगी, ओपन करेगी डेजिग्नेटेड CDC में अकाउंट।
शेयर्स लोग सीडीसी में टेंडर करेंगे। शेयर्स जो हैं, टेंडर का मतलब होता है यार ऑफर करना। सुना होगा तुमने, हमने टेंडर फिल करके दे दिया है, इसका मतलब हमने ऑफर कर दी है, आगे पता नहीं एक्सेप्ट होती है कि नहीं। तो सीडीसी में कंपनी खोलेगी बैंक अकाउंट। फिर शेयर टेंडर फॉर सेल इन फिजिकल फॉर्म शैल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर परचेज। सुन लिया ना तुम लोगों ने, उसने कहा कि अगर ये सारी अवाम कंपनी के सामने आ गई ना, और कंपनी को कह दिया हमारे शेयर्स पकड़ो और हमें पैसे दो, तो वो लॉ कहता है ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना। अवाम ये जाएगी सीडीसी में, तो सीडीसी में अकाउंट ओपन हो गया, अवाम सारी जाके अपने अकाउंट खुलवा दिए सीडीसी में, और वहां पे शेयर्स को टेंडर कर रही है। टेंडर का मतलब फेंक रही है कि हमारे शेयर्स एक्सेप्ट कर लो और हमें वापस पैसा दे दो। शेयर शैल बी टेंडर्ड through the share shall be tendered through the share tender from the authorized officer, and share tender form must be received before closing of the period। तो उन्होंने कहा जो शेयर टेंडर किए होंगे ना, वो ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो सीडीसी का होगा उसके थ्रू आपने टेंडर करने हैं शेयर्स। यानी कि सीडीसी में ब्रोकर वगैरह भी बैठे होते हैं ना, तो वहां से आपने शेयर्स को टेंडर करना है। फिर उसके बाद कहता है जी शेयर टेंडर करते वक्त कंपनी क्या करेगी, शेयर टेंडर फॉर्म ले लेगी, शेयर टेंडर फॉर्म रिसीव करेगी कि कितने शेयर्स आपने सीडीसी के अकाउंट में सबमिट करवा दिए हैं। फिर क्या होगा, विद इन 5 days ऑफ क्लोज ऑफ परचेज पीरियड। जब परचेज पीरियड क्लोज हो जाएगा तो 5 दिन के अंदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर, वही ऑफिसर जिसको हमने मैनेजर बनाया था ना ये वाला, वो क्या करेगा, शैल प्रिपेयर अ लिस्ट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ ऑल दोज shareholder who have tendered the share for sale, number of share tendered and the number of share accepted by the purchasing company for the purchase period। तो उन्होंने कह दिया जी लिस्ट, ये जो है ना ऑफिस जिसको हमने इस काम पे लगाया था, वो एक लिस्ट बनाएगा जिसमें शेयर होल्डर तम सबका नाम लिख देगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो टेंडर करके गए हैं, etc ये वो। Where the shares tendered for sale by shareholder exceeding the number of shares announced to be purchased, the following procedure shall be accepted। अब यार यहाँ पे फिर एक कहानी सुननी है आपने। अगर तो लिस्टेड कंपनी ने अनाउंस किया था कि भाई हमने 50,000 शेयर्स को बाय बैक करना है, और लोगों का हजूम आ गया शेयर्स लेके, और शेयर्स जो हैं वो अप टू लेट्स सपोज यार 49,500 के शेयर्स हमें टेंडर हो गए। टेंडर का मतलब लोगों ने हमें ऑफर कर दिया उनकी कि कंपनी ये अपने शेयर्स पकड़ लो। तो ऑफर आ गई, हमने लिमिट स्लॉट बनाया था कि 50,000 शेयर्स तक हम परचेज कर लेंगे। लोगों ने एग्रीगेटली जो है उनके शेयर्स गिने गए, तो टोटल जो शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 49,500 है। तो लगता है कोई मसला नहीं, परचेज कर लो सारे के सारे। हाँ, अब यार ऐसी सिचुएशन में क्या करें, जहां लिस्टेड कंपनी ने अनाउंस किया था 50,000 शेयर्स बायबैक कर लेंगे, ये सुनना ही था कि लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। 50,000 शेयर्स का अनाउंस किया था, उसके बाद जी जो ऑफर आ गई है वो शेयर्स की आ गई है, लेट्स सपोज 1,83,000 के शेयर्स टेंडर हो गए हैं। टेंडर का मतलब अवाम ने उनको फेंक दिया है सीडीसी में, अब वो पैसा का इंतजार कर रहे हैं। टेंडर हो गए, अब कंपनी के सामने शेयर्स पड़े हुए हैं, अब कंपनी किन लोगों के शेयर्स एक्सेप्ट करेगी और उनको पैसा वापस देगी, उसके ऊपर हमें गाइडलाइन मिलनी है। तो कहता है जी सबसे पहले आप ये देखें, वेयर एप्लीकेशन फॉर अप टू 500 शेयर्स कैन बी अकोमोडेटेड, देन ऑल सच एप्लीकेशन शैल बी अकोमोडेटेड फर्स्ट। कहता है जी आप इन शेयर एप्लीकेशंस में देखें, सबसे पहले जो 500 शेयर्स आप अकोमोडेट कर सकते हैं ना इकट्ठे, उनको अकोमोडेट करें। उसके बाद कहीं और जाना है, वेयर आर एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर कैन नॉट बी अकोमोडेटेड, देन
बैलेटिंग बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर विल बी कंडक्टेड अमंग द एप्लीकेशंस फॉर 500 शेयर्स ओनली। कहता है जी जहां पे वेयर ऑल एप्लीकेशन फॉर अप टू 500 शेयर कैन बी अकोमोडेटेड। कहता है जी जहां पे शेयर एप्लीकेशन 500 के गुच्छे में, यानी कि बल्क में आपने शेयर परचेज करने हैं, तो वो कहता है जहां एक बल्क ही परचेज करने को आप कर रहे हैं और वो 500 शेयर्स का बल्क है, देन ऑल सच एप्लीकेशन शैल बी अकोमोडेटेड। तो आप उस बल्क की सारी एप्लीकेशन जो है ना उसको अकोमोडेट करेंगे। वेयर ऑल एप्लीकेशन फॉर 500 शेयर्स कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। जहां जब तमाम की तमाम शेयर एप्लीकेशन जिनकी नंबर ऑफ एप्लीकेशन 500 शेयर्स तक हैं, आप अकोमोडेट नहीं कर सकते, उनको इकट्ठा परचेज नहीं कर सकते, तो कहता है जी बैलेटिंग करेंगे, आप कुरानदाजी निकालेंगे और जिसका नाम निकलेगा उनके शेयर्स परचेज कर लेंगे। तो भाइयों पहली लाइन में लॉ ने कहा कि आपने देखना है कि क्या आप 500 शेयर्स परचेज कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इनको कंसोलिडेटली जो है परचेज कर लें इकट्ठा करके। अगर नहीं किया जा सकता 500 शेयर्स को, तो आप क्या करें, इनके दरमियान बैलेटिंग कर लें। उसके बाद वेयर ऑल एप्लीकेशन अप टू 500 शेयर्स हैव बीन अकोमोडेटेड, जहां पे तमाम एप्लीकेशंस जिनमें 500 शेयर्स की गुंजाइश थी, यानी आपने अनाउंस किया कि हर वो एप्लीकेशन हम अकोमोडेट कर देंगे जो कि हमें आई है 500 शेयर्स की। बनाते हैं यार, सिनेरियो बनाते हैं, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसने कंपनी टेंडर किए 300 शेयर्स, इसने कंपनी को टेंडर किए 600 शेयर्स, इसने कंपनी को टेंडर किए 700 शेयर्स, इसने कंपनी को टेंडर किए 100 शेयर्स, इसने कंपनी को टेंडर कर दिए 1000 शेयर्स। अब क्या करें? कंपनी क्या कहेगी, यार ये बड़ा ही अच्छा बंदा है, इसके शेयर्स जो है हम बाय बैक कर लेंगे, आप सारे के सारे घर चले जाएं। लॉ की रिक्वायरमेंट सुने, वो कहता है अप टू 500 शेयर्स का आप स्लॉट बनाएं। तो जितने भी 500 शेयर्स, इसके 500 शेयर का क्वालिफाई हो जाएगा, इसके पहले 500 शेयर परचेज कर लेंगे। उसके बाद इसके पास 700 है, इसके भी पहले 500 शेयर परचेज कर लेंगे। इसके पास 600 है, इसके भी पहले 500 शेयर्स परचेज कर लेंगे। रिमेनिंग शेयर्स का क्या होगा, क्या वो लेने हैं या नहीं लेने, उसके लिए बैलेटिंग चल जाएगी। तो ये वाला वो कह रहे हैं कि भाई जी जहाँ पे आप 500 शेयर्स तक अकोमोडेट कर सकते हैं, आप लोगों को करें, आप बल्क में परचेज करें 500 शेयर्स। और रिमेनिंग के लिए जब सारे 500 कंप्लीट हो जाएं, तो रिमेनिंग के लिए आप क्या करें, वो जीतो पाकिस्तान की कुरंदाजी देखी है ना, तो कहता है वैसे आप कुरंदाजी कर लें। फिर वो कहता है कि जब आप 500 के हिसाब से बल्क पूरा कर लेते हैं, वेयर ऑल एप्लीकेशंस फॉर अप टू 500 शेयर हैव बीन अकोमोडेटेड। कहता है हाँ, आपने सारे मेंबर्स से पूछा भाई पहले वो वाले बंदे सामने आओ जिनके पास 500 से ज्यादा शेयर्स हैं, वो सारे बंदे सामने आ गए। तो कहता है पहले इनको अकोमोडेट करो, बाकी बच्चों का क्या, कहता जी इनको जीतो पाकिस्तान में ले जाओ, ठीक है, इनके लिए एक डिब्बा ले आओ ऐसा, और इसमें इनके शेयर्स, इनके नाम जो भी पर्चियां हैं वो डालो, और फिर पर्ची निकालो और अनाउंस कर दो। इसके बाद कहता है जी अगर वो सारे मेंबर जो 5,500 शेयर वाले थे, आपने उनको पहले अकोमोडेट कर दिया, और फिर भी आपके पास इतनी ज्यादा गुंजाइश पड़ी है कि आप फर्दर शेयर परचेज कर सकते हैं, फिर आप बोली लगाएंगे कि हर वो मेंबर मेरे सामने आ जाए जो कि 1000 शेयर्स इकट्ठे बेचने चाहता है। वेयर ऑल एप्लीकेशन अप टू, फिर 1000 की बल्क भी परचेज हो जाएगा। अगर मजीद कोई एप्लीकेशन बच जाए तो वो कहता है जी बैलेटिंग सिस्टम सिस्टम के थ्रू परचेज करेंगे। फिर कहता है, नेक्स्ट कहता है कि परचेजिंग कंपनी ने ज्यादा स्लॉट परचेज करना है, तो पहले आवाज लगाई थी 500 शेयर्स वाले, हम उनको अकोमोडेट करेंगे। उसके बाद कहता है जी 500 वाले सारे अकोमोडेट हो गए,
फिर आवाज लगाई जाएगी जी जो 1000 शेयर्स परचेज जो टेंडर करना चाहता है उनको अकोमोडेट करना है। कहता है स्टिल जो है परचेजिंग स्लॉट बाकी है, तो फिर 1500 वाले शेयर्स जो हैं वो बल्क में तुमने परचेज कर लेने हैं। और इसके ऊपर फिर भी अगर कुछ शेयर की स्लॉट बच जाती है, तुमने और परचेज करने हैं, तो वो कहता है तुम बैलेटिंग के जरिए परचेज कर लेना। फिर उसके बाद इसी तरह ये क्राइटेरिया चलता जा रहा है। आफ्टर द परचेज इन द अबव मेंशन्ड मैनर, the balance share, if any, shall be purchased on pro rate basis from all the shareholders who have tendered more than 2000 shares। कहता है फिर more than 2000 shares जो टेंडर करेगा उसको प्रोरेटेड बेसिस पे आप काउंट फॉर कर लेना कि जो स्लॉट बची फिर उसके हिसाब से सीक्वेंस वाइज आप उनको अकाउंट फॉर कर देना। where the share tender for the sale by a shareholder are less than the minimum marketable slot। जहां मिनिमम मार्केट, यार ये ऊपर मार्केटेबल स्लॉट थे, ये 500, ये 1000, ठीक है, ये मार्केटेबल स्लॉट है कि इसमें आपने कम से कम इतने शेयर्स जो हैं आप हमें ऑफर करेंगे। where the share tender for sale by a shareholder are less than the minimum marketable lot, 500 shares are marketable lot, whichever is lower shall be accepted। तो कहता है जी हम क्या करेंगे, 500 शेयर्स का ही गुच्छा परचेज करेंगे या मार्केटेबल स्लॉट जो हमने रखी होगी उतना ही परचेज करेंगे। अच्छा, वासिफ कह रहा है वॉइस का इशू आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है। यार आज नेट लगता है स्लो है, वॉइस का इशू है। ठीक हो गया अब, ओके यार। अच्छा यार ठीक है, रुक जाओ अब। समझाने का मकसद ये है, उसने कहा जी लिस्टेड कंपनी ना अपने शेयर्स परचेज कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं करेगी, एक एक शेयर परचेज नहीं करेगी। लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेज करने जाए ना तो कभी भी आपको एक शेयर नहीं मिलेगा, आपको एक पूरी लॉट मिलेगी। इसी तरह जब वो लिस्टेड कंपनी शेयर खरीदती है ना तो कभी भी एक शेयर परचेज नहीं करेगी, पूरी आपको लॉट जो है वो बेचनी पड़ेगी। तो लॉ कहता है अगर लिस्टेड कंपनी ने कोई मार्केटेबल लॉट अनाउंस नहीं ना की कि कम से कम इतने शेयर होंगे तो मैं परचेज करूंगी, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया चलता है कि मिनिमम 500 की लॉट होगी। 500 वालों को कहा जाएगा शेयर जो है आपने टेंडर किए हैं तो लाएं हम परचेज कर लेते हैं। हाँ बाकी कुछ बच गए तो कहता है जी वो 500 अकोमुलेट कर लेंगे बाय बैलेटिंग सिस्टम। उसके बाद फिर कहता है 500 के बाद 100 की लॉट, उसके बाद 500 भी हो जाए, 1000 भी हो जाए, फिर आप 1500 की लॉट, फिर वो अगली लाइन में बताएगा 500 की लॉट भी परचेज कर ली, 1000 की लिस्टेड कंपनी भी लॉट परचेज कर ली, 1500 की भी परचेज कर ली, तो वो फिर कहता है 2000 की शेयर्स की लॉट। तो 2000 से अबव कहता है जी पर डेटा बेसिस कि आप जो है सीक्वेंस वाइज फिर आप उसको इसी तरह चलाते जाएं। तो देयर आफ्टर उन्होंने कहा जी अगर आपने अपनी कोई मिनिमम लॉट बनानी है तो वो बना ले, नहीं तो कम से कम 500 की लॉट विच एवर इज लोअर यही एक्सेप्टेबल होगी। पेमेंट फॉर द एक्सेप्टेड शेयर शैल बी मेड बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट। जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर हमने अपॉइंट किया था ना वो फौरन से पेमेंट कर देगा, लेकिन कुछ दिन अनाउंस किए हैं। जो शेयर हमने एक्सेप्ट कर लिए, जो मार्केट लॉट हमने उठा ली है लिस्टेड कंपनी ने शेयर्स की, उनकी पेमेंट कब की जाएगी, कहता जी वो होगी बाय बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर आउट ऑफ द एस्क्यू अकाउंट नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ परचेज पीरियड। तो जो ऑथोराइज बंदा हमने बनाया था, डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था कि यार आपने परचेज कंप्लीट करवानी है, तो वो बंदा 7 दिन के अंदर जितने भी शेयर्स परचेज किए होंगे उनके एवज जितने भी पैसे बनते हैं वो बाय बैंक ड्राफ्ट पे कर देगा। द अनएक्सेप्टेड शेयर्स, देखा वही शेयर्स ना जो कि अनएक्सेप्ट, क्योंकि लोगों ने ऑफर की थी लिस्टेड कंपनी को परचेज कर ले,
और मार्केट स्लॉट पूरा हो गया, 500 शेयर करके परचेज किए, फिर 1000 करके शेयर परचेज किए, और बाकी के शेयर्स जो कि लिस्टेड कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किए वो क्या करने हैं, शैल बी रिटर्न विद इन 7 days ऑफ द क्लोजिंग ऑफ परचेज पीरियड। चलो जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का हमारी परचेज कंप्लीट हो गई थ्रू टेंडर सिस्टम। ठीक है, इसको यारो कहते हैं टेंडर सिस्टम। टेंडर सिस्टम में क्या होता है, आप सबसे पहले अपने शेयर्स को सरेंडर करते हो, टेंडर करते हो। टेंडर करने के बाद आपके सामने सारा ही तरीका कार था कि आपने टेंडर कैसे करने, क्या कंपनी के दरवाजे पे लाके वो शेयर्स फेंक देने हैं। आप सीडीसी में बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, सॉरी अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट के थ्रू आप ये शेयर्स जो होते हैं उनको ऑफर करेंगे कंपनी को कि ये हमसे वापस ले लें। उसके बाद उन्होंने कहा जब ये परचेज पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको 7 दिन के अंदर एस्क्यू अकाउंट से पैसे मिलेंगे। अच्छा जी, अब ये क्या जी, एस्क्यू अकाउंट। अच्छा, एस्क्यू अकाउंट जानजेब क्या होता है? एस्क्यू अकाउंट होता है एक ऐसा अकाउंट जिसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, जिसको आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, जिस कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के लिए ये अकाउंट खोला गया ना, उसको उस पर्पस के लिए यूज करने के बाद इसको बंद करवा देना है। ऐसे अकाउंट को बोलते हैं एस्क्यू अकाउंट। बाकी ये था परचेज थ्रू टेंडर सिस्टम। उसके बाद है कि परचेज थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज के थ्रू भी सेल सेल जो है वो बायबैक लिस्टेड कंपनी करवा सकती है। तो अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज के थ्रू इसने बायबैक करवाना है, लगता है किसी का क्वेश्चन आ रहा है वाइस, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने यार अभी जो परचेज सिस्टम पढ़ा, ये परचेज सिस्टम हमने पढ़ा कि ऐसा परचेज सिस्टम जो कि सीडीसी के थ्रू होगा और लोग अपने शेयर्स को ऑफर करेंगे, टेंडर कर देंगे, फेंक देंगे सीडीसी के सामने, और उनको हम एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी पेमेंट आएगी। इसको बोलते हैं परचेज थ्रू टेंडर सिस्टम। अच्छा, परचेज अगर बायबैक करने हैं लिस्टेड कंपनी ने थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज तो उसका क्या तरीक़ाकार है? परचेज शैल बी मेड through securities exchange subject to the following procedure in addition to the procedure provided in the regulation 4। कहता है रेगुलेशन 4 पहले लगेगी, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे शुरू हो जाना रेगुलेशन 6 पे। इसका मतलब इसके ऊपर ये वाली रेगुलेशन नहीं लगेगी, ये जो रेगुलेशन अभी तुमने पढ़ी रेगुलेशन 5, ये रेगुलेशन 5 थी, परचेज थ्रू सीडीसी आप इसको बोल सकते हैं, परचेज थ्रू टेंडर सिस्टम। अब कहता है कि रेगुलेशन 4 में ये बताया था ना हमें, जनरल मीटिंग करवाई है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, कमीशन की अप्रूवल है, डायरेक्टर ने ऑथोराइज बंदा अपॉइंट कर दिया, ये वो सारी बातें। उसके बाद वो कहता है जी परचेज थ्रू करनी है स्टॉक एक्सचेंज तो डायरेक्ट जंप लगवाओ यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 6 पे। और यहाँ पे भी उसने बता दिया कि जब तुम रेगुलेशन नंबर 6 पे आओगे ना तो ये इन एडिशन टू है रेगुलेशन नंबर 4 के, 4 के साथ ये इम्प्लीमेंट होनी है। परचेज शैल बी मेड थ्रू द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज। कहता है जी फिर जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज का ऑटोमेटेड सिस्टम है उसके थ्रू आप परचेज करेंगे। एंड द बिड फॉर द परचेज shall not be made during the first half hour and the last half hour of each trading session। तो बच्चों याद आपने सुना होगा न्यूज के अंदर भी कि आज स्टॉक एक्सचेंज में जो था जी, स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग सेशन जो था वो बंद हो गया, या ट्रेडिंग सेशन जो था आज उसको कुछ इन्फ्लुएंस आ गया। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना होगा।
ट्रेडिंग सेशन क्या होते हैं, इसके दौरान स्टॉक एक्सचेंज में या तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टाइम पीरियड के दौरान, और जब वो ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट या कोई भी सेल परचेज नहीं कर सकते। अगर लिस्टेड कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को बायबैक करना है तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कहता है मेरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना हुआ है, तुम्हें उस पे चलना पड़ेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, लाजमी बात है इसने लिस्टिंग में वो सारी बातें पढ़ी होंगी कि ऑटोमेटेड सिस्टम है क्या। तो कहता है पहला नंबर एक, तुम्हें ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू वो शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। दूसरा कि तुमने बिड फॉर परचेज, बिड का मतलब जब बोली लगाई जाएगी ना, है कोई 500 वाला सामने आ जाए या है कोई 1000 शेयर्स वाला सामने आ जाए, तो वो कहता जी जब बिड स्टार्ट का टाइम है उसके आधा घंटा स्टार्ट, और जब बिड क्लोज होनी है, ट्रेडिंग सेशन क्लोज होना है, उसके आधा घंटा पहले ही रुक जाना है। ठीक है, तो आपने इनके दरमियान बोली नहीं लगानी शेयर्स की। परचेज पीरियड फिर क्या कहता है, परचेज थ्रू टेंडर ऑफर शैल बी फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर आप परचेज पीरियड कर रहे हैं, परचेज पीरियड के हवाले से कि अगर परचेज ऑफ शेयर्स कर रहे हैं टेंडर के थ्रू, तो ये पीरियड होना चाहिए, लॉ कहता है 30 दिनों का। अगर आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं तो वो कहता है जी 7 डेज का, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। अच्छा पढ़ लेते हैं। परचेज पीरियड फॉर परचेज थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज शैल स्टार्ट नॉट लेस देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। कम अज कम ये 7 दिन से कम का परचेज पीरियड ना हो, 7 दिन से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाए। एंड शेल क्लोज विद इन 90 डेज, और मैक्सिमम पीरियड है 90 डेज, 90 दिनों के अंदर। यानी कि परचेज आपकी स्टार्ट होगी 7 दिन से ऊपर और 90 दिन के दरमियान दरमियान इस अरसा में। परचेज प्राइस क्या होगी फिर, इन केस ऑफ परचेज थ्रू टेंडर ऑफर, परचेज प्राइस शैल बी द प्राइस रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किस्सा ही खत्म किया। कहता जी ऐसी परचेज जो कि टेंडर सिस्टम के थ्रू हो रही है वही परचेज प्राइस होगी जो पहले दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर लेंगे। इन अदर केस, अच्छा फिर उन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी लेस देन द प्रीसीडिंग 5 ट्रेडिंग डेज वेटेड एवरेज प्राइस। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे ना, वो पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे, 5 पे तकसीम कर लेंगे, उससे कम प्राइस के लिए ऑफर नहीं कर सकते। उसके बाद जी लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल यार 99 प्लस 99.9 प्लस 95 प्लस 94, 1 2 3 4, और ये लो 101। ये पिछले 5 दिन की ना हमारी स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनी की शेयर प्राइस थी। अब डायरेक्टर कह रहे हैं हमने बायबैक करना है शेयर्स को, तो बायबैक के लिए उन्होंने कहा जी डायरेक्टर थ्रू टेंडर ऑफर है ना, तो तुम्हारे पास इख्तियार है, तुम प्राइस को डिटरमिन कर दो। लेकिन नीचे उसने गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी कि प्राइस इससे कम ना हो, कि इससे कम ना हो इन पांचों की एवरेज। जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, कहता है जी 5 दिन की प्राइस उठाएं, उसकी एवरेज निकालें। इसकी एवरेज लेट्स सपोज, मैंने एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट की, अब ये ना कह देना एग्जैक्ट ही तुमने गलत लिखा। लेट्स सपोज इनकी एवरेज निकाली तो जवाब आ गया हमारे पास 100.50 पर शेयर। तो शेयर प्राइस जो हमने वापस परचेज करने हैं ना शेयर्स, उनकी प्राइस इससे कम नहीं रख सकते, ज्यादा रखेंगे। परचेज थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कहता है जी अगर आपने मेरे थ्रू शेयर्स परचेज करने हैं तो मेरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो उसी टाइम पे उसी पॉइंट पे जो करंट शेयर प्राइस होगी उसके थ्रू शेयर्स परचेज कर लेना। अब मैंने आपको पढ़ाया था यार, परचेज कर लिए तो दो ही हल हैं, या तो उनको आग लगा दी जाएगी, यार सचमुच आग नहीं लगाते, कैंसिल होते हैं, या तो वो फाड़ के फेंक देंगे, अब फाड़ के भी नहीं फेंकना, कैंसिल होते हैं, और या उनको आपने पिंजरे में बंद कर देना है क्योंकि शेर है, और उस शेर को दोबारा आज़ादी देनी है जब हमें गाइडलाइन मिलेगी।
ट्रेजरी शेयर्स का होल्डिंग पीरियड, इनको आपने कब तक पिंजरे में बंद रखना है। मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड ऑफ ट्रेजरी शेयर्स, treasury shares shall not at any time exceeding 20% of the total paid up capital of the purchasing company। पहले उन्होंने कहा जी शेयर कैपिटल का 20% से ज़्यादा आप ट्रेजरी शेयर्स की अक़साम नहीं इशू कर सकते। यानी कि अगर एक कंपनी के पास 100% का पेड अप कैपिटल है तो इसमें से वो 20% के ट्रेजरी शेयर्स इशू कर सकती है कि ऐसे शेयर्स जिनको अगर बाय बैक किया गया तो पिंजरे के अंदर बंद कर लेंगे। ठीक है, तो यार ये जो है 100% में से 20% का होगा शेयर कैपिटल ऐसा, तो बाकी का शेयर कैपिटल लिस्टेड कंपनी कहता है जी ये ऐसा ही शेयर कैपिटल होता है कि अगर इनमें से कोई शेयर परचेज किया तो उसको हमने कैंसिल कर देना है। तो पहले तो ट्रेजरी शेयर्स की लिमिट बताई कि परचेजिंग कंपनी के पास जो है shall not at any time exceeding 20% of treasury shares shall not at any time exceeding 20% of total paid off capital of the purchasing company, के कभी भी ये परचेजिंग कंपनी के पास 20% से ज्यादा के ट्रेजरी शेयर्स नहीं मौजूद होने चाहिए। उसके बाद वेयर द परचेजिंग कंपनी हैज डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, द ट्रेजरी शेयर्स फॉर एनी क्लास शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल इशू एट एनी टाइम। यार वो आपको बता रहा है कि परचेजिंग कंपनी के पास हर टाइम जो है जो ट्रेजरी शेयर्स होंगे वो 20% से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ट्रेजरी शेयर्स का मतलब कि लिस्टेड कंपनी ने वो शेयर्स परचेज करके रखे होंगे अपने पास, वो शेयर्स परचेज करके अपने रखे होंगे अपने पास। उन्होंने कहा जी पेड अप कैपिटल का कभी भी परचेजिंग कंपनी तुम्हारे पास 20% से ज्यादा ना पड़ा हो, इन अदर वर्ड्स ये कह लो। उसके बाद अगर इस लिस्टेड कंपनी की क्लासेस हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो कहता जी इन क्लासेस के अंदर भी लिस्टेड कंपनी कभी भी ट्रेजरी शेयर्स अपने पास 20% से ज्यादा के नहीं विदहेल्ड कर सकती। तो ये बताया यहाँ पे। फिर उन्होंने कहा ट्रेजरी शेयर शैल बी हेल्ड इन द नेम ऑफ परचेजिंग कंपनी इन आ सीडीसी ब्लॉक्ड अकाउंट इन अ फ्रीज फॉर्म। देखा ना, उन्होंने कहा जी इस शेयर को रखना है अपने पास तो बिल्कुल इसको जमा के रखना है, फ्रीज करके रखना है। इनके ऊपर हमने सेक्शन नंबर 89 में पढ़ा था ना कि वोटिंग राइट्स भी खत्म हो जाएंगे और डिविडेंड भी नहीं इनके अगेंस्ट कोई भी इशू होगा। तो यदि शेयर शैल नॉट बी प्लेस्ड अंडर कोलेटरल इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उन्होंने कहा ट्रेजरी शेयर्स को कभी भी तुमने कहीं पे भी गिरवी नहीं रखवाना, ना इनके अगेंस्ट कोई भी चीज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई चीज इनके अगेंस्ट नहीं करनी। एनी shares allotted as fully paid bonus share in respect of treasury shares shall be treated as treasury shares for the purpose of this regulation and shall be held in the name of the company in CDC block account in freeze form. Obligation and restriction. Obligation of the purchasing company. Purchasing company shall communicate to the Commission and Securities Exchange the decision of the board of directors regarding the वॉइस का इशू आया, मैसेज आ गया। सम 20% होना चाहिए बस क्या। अच्छा नजम, उन्होंने कहा जी देखो अब लिस्टेड कंपनी ये काम ना शुरू कर दे कि अपने पास शेयर परचेज करके और अपने पास ही कब्जा रख ले। तो उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड की नजम कि कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल होगा ना, लेट सपोज हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स लगा लो चलो 4.5 लाख शेयर्स लगा लेते हैं। तो कंपनी के पास एट अ टाइम लॉ ने अनाउंस किया कि तुम्हारे पिंजरे में जो बंद शेयर्स है ना
वो कभी भी तुम्हारे पेड अप कैपिटल का 20% ना हो। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल का उन्होंने कह दिया कि 20% ना हो। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर शेयर कैपिटल की कोई रेस्पेक्टिव क्लासेस है, जैसे पेड अप कैपिटल है 4,50,000 का, इसको फर्दर आप क्लासिफाई करके देखें तो ये पेड अप कैपिटल निकला 3 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, और उसके बाद 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो कहता है जी ऑर्डिनरी शेयर्स की भी अगर तुमने बायबैक किया है तो कभी भी कोई ऐसे शेयर्स ना हो जो 20% से ज्यादा हो और ट्रेजरी शेयर्स तुम्हारे पास पड़े हों। और इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स की बायबैक की है तो कहता है जी 20% से ज्यादा की ना हो। ये बताया था उसने। सर 2 मिनट में वेट करता हूँ आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे परचेज प्रोसेस में कंपनी का इसकी कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन होगी? कंपनी क्या करेगी? कमीशन को और सिक्योरिटीज एक्सचेंज को अपना डिसीजन जो है वो बताएगी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि वो शेयर्स को परचेज करेंगे। उसके बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि स्पेसिफाइड वहाँ गिवन है स्केड्यूल 2 में, उसको फिल करे और पब्लिश करे। और मैंने जब मीटिंग का टॉपिक पढ़ाया था ना वहीं पे याद करवा दिया था कि जब भी एक लिस्टेड कंपनी अनाउंस करती है कोई भी चीज़ तो वो उर्दू और इंग्लिश के न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करेगी। उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट 7 दिन पहले आप सर्कुलेट करेंगे परचेजिंग कंपनी की। फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने शेयर्स परचेज करने हैं उतने शेयर्स की जो कंसिडरेशन होगी वो बैंक में जमा करवा दे। फिर कंपनी की जिम्मेदारी है अगर ये ट्रेजरी शेयर्स नहीं है तो इन शेयर्स को 10 दिन के अंदर कैंसिल कर दें फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ परचेज पीरियड। उसके बाद कमीशन को और एससीसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज को और सीडीसी 3 अदारों को मुलविस करके इसने परचेज की थी, तो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन और चीज़ें जो हैं वो इनको डिलीवर करे।
सबमिट टू द कमीशन एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज, पब्लिश्ड कॉपीज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट भी इनको डिलीवर करे। तो यार होपफुली ये आप लोग कर लोगे यहाँ तक। जनरल रेस्ट्रिक्शन मिसक्लीनियस, तो ये पढ़ाने वाला है ऊपर यार, ये पढ़ लेना, मुझे पक्का पता है आपने पढ़ लेना। बिल्कुल आसान है। ये वही बातें बार बार आ रही हैं तो इसलिए मैंने स्किप किया। वो जो प्रोसीजर मैंने तुम्हें पीछे पढ़ा दिया ना, वो दोबारा से शुरू हो गया कि कंपनी की जिम्मेदारी है वो ये करे, वो पब्लिक अनाउंसमेंट करे, वो पब्लिक अनाउंसमेंट करे, उसके बाद वो सारा प्रोसीजर जो है वो बता रहा है आपको बार बार। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी यार। हाँ, रहा सवाल जो था बायबैक ऑफ शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो ट्रेजरी शेयर्स नहीं होंगे, लिस्टेड कंपनी उनको क्या करेगी, इकट्ठा करके कैंसिल कर देगी, जो ट्रेजरी शेयर्स नहीं होंगे, और 10 दिन के अंदर उनको कैंसिल करेगी। हाँ, वो जो ट्रेजरी शेयर्स हैं उनको बेचने का क्या तरीकेकार है, जो पिंजरे में बंद करने हैं। उन्होंने कहा ट्रेजरी शेयर्स जो होंगे, जो तुमने इसीलिए परचेज किए हैं कि बाद में इनको री इशू करना है, ऐसे शेयर्स का क्या करेंगे। कहता जी ऐसे शेयर्स का क्या करना है, आज़ाद कर उनको करवाना है। ट्रेजरी शेयर्स शैल नॉट बी सोल्ड, ट्रांसफर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ। ऐसा कोई भी शेयर्स वो कहता है ना तो आप बेचेंगे, ना किसी के नाम ट्रांसफर करेंगे, ना इनको डिस्पोज ऑफ करेंगे बाय परचेजिंग कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। यानी कि ऐसे जो शेयर्स होंगे तुमने इनको बंद करके रखना है 6 माह तक। Treasury shares shall not be sold by the purchasing company unless has obtained approval of the board। फिर जब इनको पिंजरे से आज़ाद करना है ना, तो वो कहता है जी बोर्ड की अप्रूवल लेनी है फिर इनको बेचना है। यानी दो कंडीशन उसने बता दी। एक कंडीशन ये बताई, ट्रेजरी शेयर्स परचेज करके रख लिए तुमने, ज़ाया नहीं किए, वेस्ट नहीं किए, तो फर्स्ट वन 6 महीने तक इनको अपने पास रख सकते हो, 6 महीने से पहले इनको आज़ादी नहीं मिलेगी, ये मार्केट में प्लेस नहीं होंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से होंगे, 6 महीने पूरे हो गए हैं तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तीसरा काम क्या करना पड़ेगा, परचेजिंग कंपनी इन ट्रेजरी शेयर्स के बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी, और वो अनाउंसमेंट शेड्यूल 5 पे होगी, जो कि इस रेगुलेशन के एंड पे दिया है। और ये अनाउंसमेंट 2 दिन में करनी है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इजाजत दे दे कि इन शेयर्स को आज़ाद कर दो, इनको बेच दो दोबारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग कंपनी शैल बिफोर मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट डेजिग्नेट एंड ऑथोराइज ऑफिसर फॉर कंप्लीशन ऑफ सेल। इसी तरह यार देखो, शेयर्स पड़े हुए हैं ना, ट्रेजरी शेयर्स, तो ऐसा तो नहीं कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको खुद परचेज करने जा रहा है, तो ऑथोराइज्ड पर्सन जो है उसको दोबारा अपॉइंट करना है, उसको कहना है कि आप फिर एक मैनेजर बन जाओ और ये जितना प्रोसीजर है ना सेल का, इसको चला दो। लेकिन याद रखो यार, ये वो वाले शेयर्स हैं जो कि छीन के रख लिए थे, छीने नहीं थे, एक टेंडर के थ्रू परचेज किए थे और लॉकर में पड़े हुए हैं। ये सारा उसका, उसके बारे में दोबारा उसकी रीसेल के ऊपर ये सारे प्रोसीजर लगा रहे हैं। परचेजिंग कंपनी शैल नॉट इशू फर्दर capital other than bonus shares unless the treasury shares held by it are disposed of। इसका मतलब पता क्या हुआ, उन्होंने कहा ट्रेजरी शेयर्स में से ना तुम बोनस शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हो, लेकिन फर्दर इशू ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते जब तक कि कंपनी के पास अपने ट्रेजरी शेयर्स मौजूद हो। इनको वापस मार्केट में प्लेस करना है तो फिर फर्दर इशू, राइट इशू की तरफ जाना है। तो सेक्शन नंबर 89 में भी बता दिया था कि यार जो ट्रेजरी शेयर्स होंगे वो बोनस शेयर्स के थ्रू आप इशू कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। परचेजिंग कंपनी में डिस्पोज ऑफ ट्रेजरी शेयर्स इन फुल आर इन पार्ट देयर ऑफ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर आर कम्बिनेशन देयर ऑफ। Sell the treasury shares, engage the consideration in the market through the securities exchange automated system। कहता है पहले तो ये है
कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज के ऑटोमेटेड सिस्टम से इनको बेच दिया जाए। उसके बाद सेल द ट्रेजरी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर द कंपनीज फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस। और शेयर्स जो ट्रेजरी शेयर्स होंगे उनसे ये लो ये भी अप्रूवल मिल गई कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी आप इशू कर सकते हो, लेकिन विद द रिटन अप्रूवल ऑफ कमीशन। इन केस ऑफ सेल ऑफ ट्रेजरी शेयर्स द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी फॉलोड। ट्रेजरी शेयर्स को दोबारा बेचना है तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। Decision of sale shall be made by the board of directors, shall be communicated to the commission. Sale of treasury shares shall start not later than 7 days. इन जब डिसीजन अनाउंस कर दिया जाएगा तो इसकी सेल 7 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे और इसकी सेल क्लोज होगी 45 डेज के अंदर जो पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगी। उसके बाद purchasing company shall not dispose of treasury shares in any manner from the date of public announcement of the offer for acquisition of shares of the purchasing company made by an acquirer under the Securities Act till the time acquisition process complete। कहता है सिक्योरिटीज एक्ट के थ्रू अगर परचेजिंग कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको एक्वायर किया गया ट्रेजरी शेयर्स को तो उनको नहीं बेचना। परचेजिंग कंपनी शैल फाइल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यार ये पढ़ लेना, मैं एक समरी अब बना देता हूँ आपको। पावर टू गिव डायरेक्शंस, तो मैंने कहा था इसके एंड पे ना शेड्यूल वगैरह पड़े होंगे, अब पता नहीं आपको दिखाना नहीं चाह रहा। हाँ आगे तो ये देखो यार, अगर एक कंपनी बायबैक करती है तो सारा प्रोसीजर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में हमारे क्या है वो सुन लो। गूगल क्लासरूम डेली ना मुझे अपना नंबर लिखना पड़ता है, तो ये लो यहाँ पे ना व्हाट्सएप से मैसेज करना यार, मोबाइल से ना करना, तो वहीं पे आपको ना शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा यार बच्चों, इसको कंक्लूड करते हैं, मैं भी इस टॉपिक में ना काफ़ी बोर हो जाता हूँ। सबसे पहले परचेजिंग कंपनी क्या करेगी? एक कंपनी जिसने अपने शेयर्स परचेज करने हैं, सबसे पहले वो क्या करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो मीटिंग की इजाज़त लेंगे। मीटिंग की इजाज़त लेने के बाद वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन से इजाज़त लेंगे, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है, इसको फिर स्टॉक एक्सचेंज की भी इजाज़त चाहिए। ये सारी इजाज़तें लेने के बाद, सारी कार्रवाई करने के बाद ये पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, अवाम को बताएंगे। अवाम को बताने के लिए और अपने शेयर होल्डर्स को बताने के लिए सबसे पहले शेड्यूल 1 ऑफर लेटर लिखेंगे। और ऑफर लेटर में क्या चीज़ें लिखनी है? पहले से लिखी लिखाई हैं, बस तुमने फुलफिल करना है इसको। ठीक है, तो ये ऑफर लेटर सारा बना बनाया है कि अगर आपने टेंडर के थ्रू परचेज करना है ना, तो लॉ ने कह दिया ये सारा लेटर ऐसे ही, तो ए साथ अटैच करके लेटर भेज देना। अगर आपने परचेज करनी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज के थ्रू तो ए नहीं लगाओगे, बी के साथ बी ऐड करके लेटर में भेज देना। तो ये देखो सारा बना बनाया लेटर। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी इंग्लिश की, लिखी लिखाई ही होती है। इसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक को कैसे आप अनाउंस करेंगे, पब्लिक को कैसे बताएंगे? उसके लिए स्केड्यूल 2 फिल करेंगे और ये वाला स्केड्यूल जो है पब्लिश करेंगे। इसमें जो जो लिखा है उसको पब्लिश करेंगे। ये होगी पब्लिक अनाउंसमेंट। देखा, उसने कहा था ना शेयर टेंडर फॉर्म ले लेना, सीडीसी से कहा था। ये देखो यार, तुम्हें समझाया भी था, जब एक कंपनी बायबैक करती है तो वो क्या करेगी? 2 काम करेगी। अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट होगी ना, तो फिर ये देखो मैंने कहा कि उसके सामने हजूम इकट्ठा हो जाएगा आवाम का, शेयर्स ले लो शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी को कहा जैसे ही अनाउंसमेंट की तो तुमने साथ नीचे बैंक अकाउंट ओपन करना है। जब सीडीसी में अकाउंट ओपन करवाएगी ना ये कंपनी, तो यहाँ पे पड़े होंगे इसी रेजोल्यूशन के एंड पे
शेयर टेंडर फॉर्म, आप सीडीसी में ये अवाम बारी बारी भी अपने अकाउंट ओपन करवाएगी और सीडीसी में अपने शेयर्स जो है उन अकाउंट्स में डिलीवर करवाएगी, और शेयर टेंडर्ड फॉर्म जो है वो फिल करके कंपनी को, इनको सीडीसी को देते जाएगी। वो शेयर टेंडर्ड फॉर्म कंपनी के सामने आ जाएंगे, फिर वही तरीका लगा देंगे कि जो 500 की लॉट है वो परचेज करें, फिर 1000 की लॉट परचेज करें, फिर 1500 की लॉट परचेज करें, फिर जो है उसने कहा था 2000 की लॉट परचेज करें, फिर 100 ऑन प्रो रेटा बेसिस पे इसी तरह आप आगे चलते जाए। तो कहता है जी अगर फिर भी कोई मार्केट स्लॉट बच जाता है 500 करके, अगर फिर भी कोई गुंजाइश बचती है तो बाकी कहता है जी आप बैलेटिंग सिस्टम के थ्रू करेंगे। तो ये करने के बाद ये था टेंडर ऑफर। फिर हमने पढ़ा था कि जी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के थ्रू भी शेयर्स परचेज किए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, हो सकते हैं। उसके बाद उसके बाद फाइनल रिपोर्ट, जब सारी परचेज कंप्लीट हो जाएगी तो जो मैनेजर था जिसको हमने अपॉइंट किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था कि आपने जो बायबैक है उसको कंप्लीट करना है, तो वो शेड्यूल 4 फिल करेगा और इनको रिपोर्ट सबमिट करवा देगा, उसमें ये सारी बातें लिख देगा। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट, अब ऐसे शेयर्स जो कैंसिल नहीं किए अपने पास रखे दोबारा बेचने जा रहे हैं, तो उनकी अनाउंसमेंट वो मैनेजर करेगा इस फॉर्म के ऊपर। अनाउंसमेंट करने के बाद बस जी कहानी खत्म, मुबारक हो। अब किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा जी, ये सिलेबस में याद करना है? नहीं यार, बिल्कुल ना याद करता, मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि इसको याद किया जाए। हाँ, अगर तुम्हारा एग्जाम होता ना रिटर्न, फिर तो मैंने याद करवाना था। अब इसको मैं समराइज कर देता हूँ, तुमने इसमें से याद क्या करना है, इसमें से याद तुमने क्या करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तुम समझना तो ज़रूरी था, अब तुमने किस चीज़ को याद करना है। सेक्शन नंबर 88 अपनी लैंग्वेज में समराइज कर लेना, ठीक है? अगर ये तुमने सुन भी लिया ना तो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है तो ओके हो गया। सेक्शन नंबर 88। उसके बाद ये जो है ना लिस्टेड कंपनी बायबैक, इसमें से एलिजिबिलिटी के 2-3 पॉइंट अच्छे अच्छे तुम्हें प्यारे प्यारे याद होने चाहिए। एलिजिबिलिटी, लेट्स सपोज अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया ना एलिजिबिलिटी लिखें 5 नंबर का हुआ, तो लिख लोगे ना, और ये बिल्कुल आसान पॉइंट है। जैसे यार मुझे आ गया ना, मैं तो ये नहीं छोड़ के आऊंगा, मैं पहले ये पॉइंट लिखूंगा आसान सा, फिर ये लिख दूंगा, ये देखो ये वाला पॉइंट लिख दूंगा, फिर ये लिख दूंगा। ठीक है, 3 पॉइंट तो मैं वैसे ही लिख गया, फिर चौथा पॉइंट तो ये मुझे याद हो जाएगा। तो 3-4 पॉइंट यार हर एक चीज के उठा लिया करो, सारी चीज ना याद करो। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एग्जाम में पूछी गई तो मैं 3 या 4 लिख के अपने नंबर पासिंग जो है सिक्योर कर सकता हूँ बड़े अच्छे। प्रोसीजर फॉर परचेज, इसको समराइज करो, छोटा लिखो, छोटा छोटा कम कम लिखो। प्रोसीजर फॉर परचेज पूछेगा नहीं, नहीं देखा कभी जो उसने, ये जो आ रहे हैं ना अब एग्जाम जो कंप्यूटराइज बेस आ रहे हैं उसमें इसने ये पूछा हो। हाँ, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी, डेफिनेशन लाजमी देखते रहना, ये जो डेफिनेशन है ना इसमें लाजमी देखते रहना, ये पूछ लेता होता है। प्रोसीजर फॉर परचेज, इसको काम करो, समराइज करो, छोटा करो, जो समझाना था मैंने तुम्हें समझा दिया। तो हर एक में से यार 2-2 3-3 4-4 लाइनें उठा लो और उनको जेहन में रखो, वो तो वैसे ही तुम्हें याद होगी होंगी। तो ये बिल्कुल आसान है, बोरिंग नहीं है यार, बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हो। तो इसको मैंने जो है ना समराइज भी कर दिया।
और स्केजुअल्स नहीं याद नहीं करने थे, वैसे ही तुम्हें दिखाने थे। सीडीसी, यार सीडीसी एक अदारा है, जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन एक अदारा है ना, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को, जैसे बैंक है ना यार, बैंक, बैंक क्या है? मैं तुमसे पूछूं बैंक क्या है, मुझे पहले बैंक का जवाब बताओ। ये महानूर ने पूछा बैंक है क्या, मुझे बैंक का जरा बताओ, बैंक क्या है, क्यों पैसे रखते हैं बैंक में? इसी तरह जिस तरह बैंक है ना, कि हमने बैंक में पैसे रखने होते हैं, या तो वो डबल हो जाए, या उनकी सिक्योरिटी हो जाए, या हमारे पैसे को वो अच्छी तरह इन्वेस्ट कर लें। तो इसी तरह सीडीसी एक अदारा है पाकिस्तान में। आप आज ही गूगल पे देखना सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है ये एक। इसके थ्रू आप लिस्टेड कंपनीज की, इसकी लिस्ट के अंदर ना, इसकी लिस्ट के अंदर कंपनीज आ रही होती हैं। जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो ये एक अदारा है, ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रस्ट बहाल करने के लिए ये एक अदारा बनाया गया, कि या आपको ब्रोकर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने, हमारे साथ एक अकाउंट ओपन करें, उस अकाउंट में डालें पैसे। पैसे डालने के बाद आपको लिस्ट नजर आएगी कि ये कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, लेने हैं तो आपको बेचते हैं। तो सीडीसी आपको लिस्ट दिखा के, आप कहते हैं जी मैंने 500 शेयर्स फलां कंपनी का परचेज करना है, उसका परचेज करना है, वो आप परचेज कर लेते हैं। तो वो आपके अकाउंट से पैसे उठा के आपके अकाउंट में शेयर्स डाल देते हैं, इसको बोलते हैं सीडीसी। ये इसका किरदार है, ये होती है सीडीसी। और सीडीसी को गूगल से भी देख लेना ये करती क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में सर शेयर होल्डर्स शेयर को बाय बैक कर सकता है। हाँ जी, दोबारा बाय कर ले। अगर शेयर कैंसिल नहीं ना हुए, वो ट्रेजरी शेयर्स है, तो दोबारा तो अनाउंसमेंट होनी है ट्रेजरी शेयर्स की, दोबारा परचेज कर ले। क्या मसला है उसमें? थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक, नहीं डिफिकल्ट कोई नहीं, मैंने आसान कर दिया, बिल्कुल आसान कर दिया। मैं कहता हूँ जो भी चीज पढ़ते हो ना, उसके 2-3 पॉइंट तो उठा लिया करो। ऑनलाइन में कहता हूँ मैनुअल जो होता है ना, उसमें तो लिखवा लिखवा के बस करवा देता हूँ। तो ऑनलाइन में यार आपने ना कुछ उठाना है हर जगह से। शेयर होल्डर स्क्रू से रिसीव करेगा क्या? शेयर होल्डर को पैसे देगी कंपनी, शेयर होल्डर को सीडीसी से कुछ नहीं मिलेगा। सीडीसी के थ्रू कंपनी ने शेयर्स कलेक्ट किए। शेयर होल्डर्स इस रेगुलेशन में हमने पढ़ा था नजम, कि वो ना भाई आपको देंगे डिमांड ड्राफ्ट। शेयर होल्डर जब मर्जी शेयर सेल कर सकता है, हाँ जी जब मर्जी सेल कर सकता है। ये रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है लिस्टेड कंपनी की, कि वो अगर अपना ही कैपिटल बाय बैक करे, कि अपना ही कैपिटल दोबारा परचेज करके, या तो उनको अगला दे या उसको अपने पास रख ले। गूगल क्लासरूम, ये मैंने नंबर शेयर कर दिया था। And for this in we are learning online with no wastage। पता नहीं जहाँ से इंग्लिश यूज़ कर रहा है। सर हमारा सिलेबस कितना रहता है? हमारा सिलेबस जितना भी रहता है ना, बहुत कम रहता है, इतना पता है। बहुत कम सिलेबस रहता है। देखो मैंने मैंने उस दिन भी दिखाया था, मैं किसी और स्लैब में चला गया हूँ। मैं एक्ट के साथ साथ जो है रूल्स पढ़ाने मैंने शुरू कर दिए हैं, तो मतलब एक्ट भी खत्म हो रहा है और रूल्स भी खत्म हो रहे हैं साथ साथ। अच्छा नेक्स्ट क्या है? सही है ये भी ठीक है। चलिए होपफुली यार आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो आपको समझ आनी चाहिए कि बाय बैक और रिडक्शन एक चीज़ नहीं है, वो कल आपको पता चलेगा। तो कल टाइम पे आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।